हेलो गाइस। तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे फ्रांस की क्रांति, आज वही कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो लुइस सोल्वी था वो राजा कब बना। उसके बाद हमने वहाँ की वर्ग व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। फ्रांस की क्रांति कब हुई 1789 में, वो राजा कब बना 1774 में। तो उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है जीने का संघर्ष। तो जीने का संघर्ष से ही हमें पता चल रहा है जीने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जब हमारे पास वो भी ना रहें, उसे हम जीने का संघर्ष कहते हैं। ज़रूरी चीज़ें कौन सी होती हैं? तो ज़रूरी चीज़ें होती हैं हमारे लिए खाना, कपड़ा और रहने के लिए एक मकान। ठीक है। जब हमारे पास ये भी नहीं होता ना, तो उसे हम जीने के लिए संघर्ष कहते हैं। इसी पे एक वर्ड हमारी बुक में दिया हुआ है, जीविका संकट। तो जो वहाँ का राजा था ना, राजा लुई सोल्वी, उसने क्या करा कि कर जो था बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। कर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा था। वहाँ के जो लोग थे, उनका जो मुख्य खाद्य था ना, वो था पाव रोटी। यानी कि वो पाव रोटी बहुत अच्छे से खाते थे। पाव रोटी उनका मुख्य खाद्य था। जैसे यहाँ के लोग, हम लोग हैं, वो क्या खाते हैं? हम लोग गेहूँ से बनी हुई रोटी खाते हैं। तो गेहूँ से ही जो बना हुआ वो पाव रोटी होती है ना, वो लोग वहाँ के लोग खाते थे। अब देखो, वहाँ की जो जनसंख्या थी 1715 में, वो करीब करीब 2.3 करोड़ थी। मतलब 1715 में जब वहाँ की जनसंख्या थी वो बहुत कम थी, 2.3 करोड़ थी सिर्फ। लेकिन धीरे 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 वहाँ की जनसंख्या बढ़ने लगी। और जब विद्रोह हुआ यानी कि 1789 में, तो वहाँ की जनसंख्या हो गई 2.8 करोड़। वहाँ की जनसंख्या कितनी हो गई? 2.8 करोड़, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है। तो जनसंख्या क्या हुई? बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और अनाज का जो वहाँ के लोग उत्पादन करते थे ना, वो बहुत कम था। अनाज उत्पादन बहुत ज़्यादा कम, बहुत कम। ठीक है। और अब जनसंख्या बढ़ गई थी, तो उसकी मांग क्या थी? मांग बढ़ गई थी। अनाज की मांग बढ़ गई और अनाज उत्पादन कम हो गया। अब वहाँ का जो राजा था ना, लुई सोल्वी, वो अपने लोगों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो मालिक होते थे ना, जो जहाँ पर लोग काम करते थे कारखानों में, वहाँ के जो मालिक थे ना, वो उनका वेतन तय करने लगे। अब वेतन जो था वो बहुत कम देते थे उन्हें। और जो वेतन था कम देते थे, और जितना मुनाफा होता था ना, वो अपने पास ही रख लेते थे। जिसकी वजह से उनकी स्थिति जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही थी। ठीक है। इसी इसी टॉपिक पे एक आपके बॉक्स में एक वर्ड दिया हुआ है, जो दिया हुआ है जीविका संकट। ठीक है। जीविका संकट वही स्थिति होती है जहाँ पर आपके जो जीवित रहने के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, वो भी हमारे पास ना रहे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जीवित रहने के लिए मैंने ऊपर ही बताया था, जीने का संघर्ष से, जो जीने का संघर्ष वर्ड है उसी का मतलब है जीविका संकट। तो जीवित रहने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है? कपड़ा, मकान। ठीक है। यानी कि जो न्यूनतम चीज़ें होती है ना, जब आपके पास वो भी नहीं बचती है ना, न्यूनतम चीज़ें भी खतरे में पड़ जाती है ना, उसे हम जीविका संकट कहते हैं। ठीक है। और वही स्थिति वहाँ के लोगों के पास हो गई थी कि उनके पास न्यूनतम संसाधन भी खतरे में पड़ गए थे। ठीक। तो जो 3-4 चीज़ें अभी मैंने बताई, उसी की वजह से जो टॉपिक है ना, उसका नाम पड़ा जीने का संघर्ष। ठीक है। अब जीने का संघर्ष नाम पड़ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो है उभरते मध्य वर्ग की विशेषताएं। ठीक है। तो मध्य वर्ग एक वर्ड आया है हमारे यहाँ पर। तो मध्य वर्ग से मतलब क्या है? तो जो तीसरे स्टेट के लोग थे ना, जो मैंने बताया था, तीसरे स्टेट में कौन कौन थे? किसान थे, गरीब लोग थे। तो उसमें एक और वर्ग वो था मध्य वर्ग। ठीक है। मध्य वर्ग जुड़ गया। मध्य वर्ग मेनली वो लोग थे, ना ज़्यादा गरीब थे और ना ज़्यादा अमीर थे। ठीक है। अब जो टॉपिक है मध्य वर्ग की विशेषताएं, तो उनकी विशेषताएं हम पढ़ते हैं, क्या क्या विशेषताएं थी मध्य वर्ग की। ठीक है। ये आता भी है हमारे चैप्टर में, ये जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चंस में भी आता है। तो इनकी जो पहली विशेषता थी ना, ये पहली विशेषता ये थी कि ये बहुत समृद्ध और शिक्षित थे।
समृद्ध और शिक्षित थे। समृद्ध और शिक्षित का मतलब है कि इनके पास पैसे थे और इनके पास ज्ञान भी था। ये लोग शिक्षित थे, ज्ञान था, ये जानते थे कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। और ये लोग नए विचारों के संपर्क में आ चुके थे। नए विचार से मतलब है कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। जैसे कुलीन और पादरी वर्गों ने जन विशेष अधिकार प्राप्त है ना, कि आप इनसे कर ले सकते हो। तो ये इनका इसके विरुद्ध थे, ये इसको गलत मानते थे। ठीक है। और जो अगर हम दूसरी बात करें तो ये लोग उतने भी गरीब अब नहीं थे, यानी कि मध्य वर्ग के लोग थे। जो मध्य वर्ग के लोग थे वो उतने गरीब नहीं थे। वो लोग अब धन अर्जित कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे। तो अब धन अर्जित करने के उनके क्या क्या तरीके थे वो देखते हैं। तो जो धन अर्जित करने का उनका तरीका था ना, तो वो समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी रेशमी कपड़ों से धन अर्जित करते थे। ये लोग क्या करते थे, उसका उत्पादन करते थे और उसके बाद उसका उत्पादन करके उसको बेचते थे। कुछ कपड़ों को ये बाहर देशों में बेचते थे, तो कुछ कुलीन और पादरी वर्ग के जो अमीर लोग थे ना, वो इनसे कपड़े खरीद लेते थे और इसी से ये लोग धन अर्जित कर पाते थे। ठीक है। तो क्या था, समुद्र पारी व्यापार और ऊनी रेशमी कपड़ों के उत्पादन से धन अर्जित किया करते थे ये लोग। यानी कि अब इनकी स्थिति थोड़ी थोड़ी सुधर रही थी, लेकिन ये समानता के अधिकार पे अभी भी अड़े हुए थे। ये कह रहे थे कि हमें समानता का अधिकार चाहिए, कैसे भी करके हमें समानता का अधिकार चाहिए। अब क्या सभी लोग यही काम करते थे? क्या सभी लोग समुद्र पारी व्यापार और ऊनी रेशमी कपड़ों से जुड़े थे? तो ऐसा नहीं था। मैंने ऊपर बताया था कि कुछ लोग जो थे वो शिक्षित हो चुके थे। तो जो शिक्षित हो चुके थे वो तो ऊनी रेशमी कपड़ों का व्यापार नहीं करते होंगे, ये बात हमें पता है। तो वो क्या करते थे, वो लोग जो कुछ लोग थे ना, उनमें से कुछ लोग वो डॉक्टर थे, वकील थे, प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न थे। ठीक है। क्या थे, कुछ लोग डॉक्टर थे, वकील थे। ठीक है, डॉक्टर थे, वकील थे, प्रशासनिक सेवा में संलग्न थे। ये बात याद कर लेना, इसलिए मैंने इसे 2-3 बार बोला। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं 2-3 टॉपिक लिखवा रहा हूँ। ठीक। तो इन चीज़ों में वो यही सारे काम करते थे, लेकिन अभी भी उनकी स्थिति ख़राब थी। उन्हें इतना पैसा नहीं मिल रहा था। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के कुलीन वर्ग के जो लोग डॉक्टर और वकील थे ना, उनको अच्छा पैसा मिलता था। तो अब हम आगे नेक्स्ट अपने फोर्थ जो पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो मेनली सामाजिक हैसियत के ऊपर है। सामाजिक हैसियत से मेरा मतलब है कि जो समाज में उनकी स्थिति थी वो कैसी थी, लोग उनसे कैसे बात करते थे, कैसे उनके साथ व्यवहार करते थे, उससे है। तो उनकी सामाजिक जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उनका मानना था कि सामाजिक जो हैसियत होती है उसका आधार योग्यता होनी चाहिए। उसका आधार क्या होना चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। लेकिन जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोग थे, उनका क्या था? उनकी तो योग्यता के आधार पे नहीं था, उनका क्या था? जन विशेषाधिकार था और ये इस चीज़ के विरुद्ध थे, यानी कि इसको बिल्कुल नहीं मानते थे। इनका मानना था ये गलत है, जन विशेषाधिकार बिल्कुल गलत है, किसी के पास जन विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, यानी कि जन्म से अधिकार नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब अगर हम पांचवा जो पॉइंट है उसकी बात करेंगे, तो हम 2 लोगों के बारे में पढ़ते हैं। वो जो 2 लोग थे वो मध्य वर्ग के ही लोग थे और जो शिक्षित हो चुके थे और समृद्ध थे, और वो चाहते थे कि जो हमारी लोग हैं ना उनकी स्थिति सुधरे। तो उनके नाम है जॉन लॉक और ज्यां जॉक। ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ज्यां जॉक और जॉन लॉक ने, जिसका नाम था टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। अब इस पुस्तक में था क्या? तो इस पुस्तक में मेनली लिखा था ना, जो ये पुस्तक थी टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, उसमें लिखा था कि किसी भी जो भी व्यक्ति होता है ना, जो मध्य वर्ग के लोग थे और जो तीसरे स्टेट के लोग थे ना, उन्हें लगता था जो राजा होता है ना उसके पास दैवीय अधिकार होते हैं। ठीक है, दैवीय अधिकार होते हैं। तो इसने इसी दैवीय अधिकार जो थे, दैवीय शक्तियाँ थी, उस पर ही प्रहार किया था और कहा था कि किसी भी राजा के पास दैवीय शक्तियाँ नहीं होती। एक और व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसे ही कुछ बातें बोली थी, वो थे मांत्रेस्क्यू। तो मैं जो इन लोगों का नाम ले रहा हूँ ना, जो मांत्रेस्क्यू थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज।
और मैं जो इन लोगों का नाम ले रहा हूँ ना, उसका मेरा मेन मोटिव यही है कि मुझे आप लोगों को बताना है कि ये लोग लोगों को बताना चाहते थे कि जो राजा है ना वो बहुत ज़्यादा क्रूर है, वो हमारे लिए कोई भी काम नहीं कर रहा, इसीलिए वो जो ये 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक लिखी, ठीक है, और जॉन जॉक ने लिखी, फिर द स्पिरिट ऑफ द लॉज लिखी मांत्रेस्क्यू ने। तो इसकी तरह यही बताना चाहते कि राजा बहुत ज़्यादा क्रूर है, ठीक है। अब जो इनकी पुस्तकें थी ना, वहाँ के लोग उस टाइम अशिक्षित थे, तो इनकी पुस्तकें पढ़ी कहाँ जाती थी, कैसे सुनाई जाती थी, तो इनकी पुस्तकें कॉफ़ी हाउस और सैलॉन जो होते थे ना, कॉफ़ी हाउस और सैलॉन में जो जो शिक्षित लोग थे ना वो बोलते थे, ज़ोर से बोलते थे, ताकि क्या हो कि लोग जो अशिक्षित लोग हैं ना वो भी उनकी बातों को सुन सकें और समझ सकें कि जो हमारा राजा है वो कितना क्रूर है। तो कॉफ़ी हाउस और सैलॉन में इनकी पुस्तकें पढ़ी जाती थी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो आज हमने 2 टॉपिक के बारे में पढ़ा। क्या था? एक हमने पढ़ा कि उभरते मध्य वर्ग की विशेषताएं, इसमें हमने बहुत सारी बातें पढ़ी, ठीक है, उभरते मध्य वर्ग की विशेषताओं में बहुत सारी बातें पढ़ी। और दूसरा आज हमने पढ़ा जीने का संघर्ष। तो 2 टॉपिक आज हमने कवर किए हैं। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम आगे के जो टॉपिक हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या क्या हमने पढ़ा, उभरते मध्य वर्ग की विशेषताएं, और क्या पढ़ा, जीने का संघर्ष। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।